नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डाल लेते हैं कि आज की चार बड़ी खबर कौन सी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पहली बड़ी खबर हम लेंगे, जहां पर योगी का आज राजतिलक होगा। आज शपथ ग्रहण समारोह होगा और शाम 4 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उन्हें शपथ दिलाएंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत पूरा बीजेपी कुनबा शामिल होगा। दूसरी बड़ी खबर लेंगे, जहां पर 5 राज्यों में करारी हार के बाद एक्शन में कांग्रेस। आज हरियाणा में वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे राहुल गांधी। प्रदेश अध्यक्ष बदलने पर हो चर्चा संभव हो सकती है। तीसरी बड़ी खबर लेंगे, जहां पर भारत दौरे पर चीनी विदेश मंत्री वांग यी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए डोभाल से भी मुलाकात करेंगे। 2 साल बाद किसी भी चीनी नेता का दौरा देखने को मिल रहा है। और चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे, जहां पर आज पचमढ़ी में मध्य प्रदेश सरकार अगले 2 दिन 26 और 27 मार्च को चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। सीएम शिवराज मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। चलिए रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ को लेकर योगी आदित्यनाथ इतिहास रचने जा रहे हैं। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में शाम 4 बजे योगी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 49 साल के योगी प्रदेश के 38वें मुख्यमंत्री होंगे। 19 साल बाद योगी पहले ऐसा सीएम बनने वाले हैं जो विधानसभा चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बन रहे हैं। योगी के पहले 2003 में मुलायम सिंह यादव विधानसभा का चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बने थे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह समेत 12 भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। योगी गुरु बाबा रामदेव, विभिन्न मठों और मंदिरों के महंत, उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किया गया है। और इसके अलावा विपक्ष की नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और मायावती को भी न्योता भेजा गया है। हालांकि अखिलेश ने पहले ही शपथ ग्रहण में शामिल होने से इनकार कर दिया है। योगी के साथ 40 से 45 मंत्री शपथ लेंगे और 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य का नाम लगभग तय है, दूसरा कौन होगा ये अभी तक तय नहीं है। दूसरे नाम के लिए 5 नाम दौड़ में शामिल है, जिसमें दिनेश शर्मा, बेबी रानी मौर्य, ब्रजेश पाठक और स्वतंत्र देव सिंह, AK शर्मा इसमें शामिल है। तो आपको बता दें कि योगी का राज्य तिलक आज हो रहा है। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे दिग्गज। और ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, आपसे जानना चाहेंगे, शपथ ग्रहण समारोह आज होने वाला है, इतिहास रचा है योगी आदित्यनाथ ने, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो मुख्यमंत्री के तौर पे बतौर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं आज शपथ लेंगे। और दिल्ली में देखा जाए तो देर शाम जिस तरह नामों को लेकर चर्चा रही है, उसमें हालांकि मंत्रियों की संख्या के बारे में अभी एक तरह से कोई जानकारी आपकी नहीं हो पाई है। लेकिन मंत्रिमंडल में प्रोफेशनल युवाओं के चेहरे से ज्यादा तरजीह दी जाएगी। ऐसे में अपर्णा यादव, असीम अजून, राजेश्वर सिंह, आशीष पटेल जैसे नाम जो वो शामिल है। विधानसभा चुनाव में तो देखा जाए तो प्रचंड जीत हासिल की बीजेपी ने, जिसमें 403 विधानसभाओं में 273 सीटों पर जीत हासिल की है। तो ऐसे में देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 37 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है कि 1980 से लेकर 85 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने जोरदार वापसी की थी। और उसके बाद अब 37 साल बाद कहीं न कहीं दोबारा भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। तो इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एकाना स्टेडियम में ऐतिहासिक तौर पर इतिहास दर्ज करेंगे और दूसरी बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। हालांकि इस समय अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी शासित जो मुख्यमंत्री है वो, उसके अलावा जितने भी मठ है उनको भी यहाँ से न्योता भेजा गया। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, तमाम लोगों को न्योता भेजा गया। हालांकि अखिलेश यादव ने जैसे न्योता लेने से मना कर दिया है कि वहाँ आने से। लेकिन ऐसे में अमित शाह सहित 12 भारतीय जो भाजपा शासित राज्य है वहाँ के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। बाबा योग गुरु का देखा जाए रामदेव, वो भी वहाँ पर शामिल होंगे। मंदिरों के जो मठ है, उद्योगपति हैं, वो तमाम लोग वहाँ पर होंगे। उसके अलावा सभी विधानसभाओं के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होंगे। उनके गाड़ियों में झंडा लगाते हुए निर्देश दिया गया वो प्रति जिले से आएंगे। हालांकि सभी सांसदों को, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद उत्तर प्रदेश में, उनको भी न्योता दिया गया है। जो विधानसभा अध्यक्ष है उनको भी बुलाया गया है। तमाम बड़े जिम्मेदार पार्टी के लोगों को भी बुलाया गया है। हालांकि इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए एकाना स्टेडियम में इस कार्यक्रम को रखा गया। भव्य तरीके से उसका जो चुनाव मार्च है उसको लेकर कहीं न कहीं कई दिनों से तैयारी भी चल रही थी। हालांकि जिम्मेदार अधिकारी भी उसमें लगे हुए हैं। निश्चित तौर से दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन रहे हैं तो तमाम चीजों की अटकलें लगाई जा रही है कि जो बच्चे काम है उसे आगे पूरा करने का दावा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। तो ऐसे में अब शपथ देने के लिए देखिए इसका समय जो मुकर्रर किया गया है वो 4 बजे तकरीबन किया गया है। इसके
किया गया है। एसपीजी अपनी अपनी कमान को देखिए एकाना स्टेडियम को अपने पहले ही उसको अपने अंडर में ले लिया है। इसके अलावा रोड डाइवर्टेशन किया गया है। वही पद पे आने जाने के लिए जो शपथ के लिए और जो उस कार्यक्रम में आने जाएंगे उन्हीं को लिए वहां पर रखा गया, उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। हालांकि सभी रोडें डाइवर्ट कर दी गई कि वहां पे कोई आवागमन में कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पूरी तरीके से एसपीजी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं और अतिरिक्त पुलिस बल भी उस रोड पर गाना स्टेडियम के आसपास लगाए गए हैं। हालांकि अमौसी एयरपोर्ट से लेकर और जो बगल एकाना स्टेडियम के बगल में प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा, उसके अलावा जिम्मेदार और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों से जो मुख्यमंत्री आएंगे वो अमौसी एयरपोर्ट से उतरेंगे, वहां से उनके आने की व्यवस्था बनाई गई है। हालांकि इसके अलावा भी देखिए जितने भी विधायक है उन्हें भी वहां बुलाया गया है और तमाम जो नए चेहरे वहां पर युवाओं को जो शक्ति दी जाएगी, मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, उसको लेकर भी चर्चा का विषय है कि 40 से 45 मंत्री जो हैं वो शपथ ले सकते हैं। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य का माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम बनना तय है और उसके अलावा और भी जो अन्य चेहरे की 2 या 3 सीटों पर जो लेकर चर्चा है उसमें असीम अरुण का नाम, दिनेश शर्मा का नाम, जो तमाम नामें अभी चल रहे हैं, जो दौड़ में है 5 नाम, इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनाया जाए। वो बेबी रानी मौर्य का हो, विजेश पाठक का हो, सत्येंद्र देव सिंह का हो, एक शर्मा का हो, इनका नाम शामिल है। हालांकि देखना होगा डिप्टी सीएम कितने सीएम बनेंगे, कौन कौन चेहरे होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर इन नामों पर कहीं ना कहीं इन नामों में ही मोहर लगनी है। ऐसे में देखा जाए तो बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शपथ लेंगे और दोबारा इतिहास दर्ज करेगा। हालांकि देखिए ये बराबर रहा है कि दूसरा जो मुख्यमंत्री जाता है वो कहीं ना कहीं उसकी सरकार गिर जाती है, उन्होंने उसका भी भ्रम तोड़ा और इतिहास रचा। इसके अलावा कई ऐसे इतिहासकार रहे हैं जो कहीं ना कहीं जो पिछली सरकारों में होता रहा कि अगर ऐसे कामों को किया जाएगा तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे या सरकार गिर जाएगी, तो तमाम ऐसे चीजों को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किए और वही वजह रही है, ये वजह रही कि कहीं ना कहीं प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा बनने का। चलिए, बहुत धन्यवाद अखिल जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी का आज राजतिलक होगा। शपथ ग्रहण समारोह में कई दिग्गज शामिल होंगे। दूसरी बड़ी खबर की ओर करेंगे, जहां पर 5 राज्यों में हारने के बाद कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2024 में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत कार्यक्रम को रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए हरियाणा के वरिष्ठ पार्टियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के में प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रभारी विवेक बंसल, राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला, विधायक किरण चौधरी, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव समेत अनेक नेता शामिल होंगे। तो आज हरियाणा में बड़ी सर्जरी देखने को मिल रही है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। जी रमेश जी, आज हरियाणा में कांग्रेस की एक बड़ी सर्जरी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल इसे कहा जा रहा है, आपके दृष्टिकोण से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जब से इन 5 राज्यों के चुनाव आए हैं कांग्रेस में चिंता बढ़ गई है और ये लगभग उन्होंने अधिकांश राज्यों के लोगों को, खासतौर से उन लोगों को बुला करके बातचीत की है जो पद प्रतिष्ठा या सत्ता में नहीं है, कहीं ना कहीं असंतोष है। इसमें मध्य प्रदेश के लोग भी हैं, छत्तीसगढ़ के लोग भी हैं, हरियाणा के लोग भी हैं। तो मैं समझता हूँ आज जो राहुल गांधी जी हरियाणा जा रहे हैं या उनकी जो मुलाकात होगी, उनका पहला प्रयास तो ये होगा कि पार्टी में समरसता कैसी हो। मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि किसी एक को हटा करके वो दूसरे को बना दें, ऐसी संभावना तो मुझे नहीं लगती, क्योंकि अगर एक को हटा करके दूसरे को बनाएंगे तो ये जो अभी गुटबाजी है वो बनी रहेगी। वो कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकाल लेंगे। यदि एक के पास एक पद है तो दूसरे को कुछ दूसरा पद मिल जाए तो कहीं ना कहीं तालमेल बन जाए, ये संभावना मुझे दिख रही है राहुल गांधी के हरियाणा दौरे में। बिल्कुल रमेश जी, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में ये देखने को मिल रहा है, कांग्रेस की बड़ी सर्जरी है और 5 राज्यों में करारी हार यहाँ पर मिली है, उसके बाद डैमेज कंट्रोल किस तरीके से करती हुई नजर आ रही है पार्टी? देखिए, मुझे जो लग रहा है कि अब वो जो सदस्यता का अभियान है और जागरूकता और कार्यक्रम ज्यादा करेंगे, और दूसरा कहीं ना कहीं जो समस्याओं को लेकर के धरने, प्रदर्शन और मीडिया से संपर्क, ये सब चीजों की तरफ सुर्खियों में बने रहना कहीं ना कहीं जनता के बीच में। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो पूरे देश भर में कांग्रेस का कोई भी रचनात्मक काम इस समय नहीं चल रहा, तो मैं समझता हूँ इन सब चीजों पर कांग्रेस थोड़ा सा जोर देगी। बहुत संभव है कि हरियाणा में भी जो हाल ही ये जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, इसको मुद्दा बनाकर या
नौजवानों में बेरोजगारी है, इसको मुद्दा बनाकर रोजगार और महंगाई को लेकर के कांग्रेस हरियाणा ही नहीं बल्कि देश भर में कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए रमेश जी हमारे साथ में, और भी खबर पर हम आपसे आपके दृष्टिकोण जानने की कोशिश करते रहेंगे। बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। आज हरियाणा में कांग्रेस में बड़ी सर्जरी, 5 राज्यों में करारी हार के बाद एक्शन में आई है कांग्रेस। इसके बाद आज हरियाणा जाएंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। चलिए रुक करेंगे तीसरी बड़ी खबर की ओर, जहां पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत करेंगे। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बड़ी बैठक होने जा रही है। 11 बजे ये बैठक होगी। वांग राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात कर सकते हैं। विदेश चीनी मंत्री वांग गुरुवार को काबुल में से हुई दिल्ली पहुंचे और इसके बाद वांग 3 दिन के पाकिस्तानी दौरे और अफगानिस्तान के संक्षिप्त दौरे के बाद दिल्ली पहुंचे हैं। 2020 में दोनों देशों के बीच गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद चीन ने किसी सीनियर नेता में ये पहला दौरा ऐसा माना जा रहा है। तो 2 साल बाद भारत में चीनी नेता आ रहे हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल इसमें शिरकत कर रहे हैं। 2 साल बाद किसी चीनी नेता का दौरा देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी बने हुए हैं। जी रमेश जी, 2 साल बाद किसी चीनी नेता का भारत दौरे पर आना, चीन से लगातार चाहे हमारी सीमा विवाद रहे हो, एलओसी विवाद रहे हो या और भी कई तरीके के विवाद रहे हो, चीन ने हमेशा से भारत के साथ कहीं ना कहीं कुठाराघात करने की कोशिश की है, लेकिन अब वो इस तरीके का नरम रुख क्यों अपनाता हुआ नजर आ रहा है? क्या इसके पीछे कोई और एक और नई चाल है, इसे ऐसा समझा जा सकता है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अगर हम चीन का और भारत का इतिहास देखें, पिछले 70 वर्षों में चीन ने हमेशा भारत के साथ विश्वासघात किया है। जिन मुद्दों पर बैठक में बातचीत हुई है, सहमति हुई है, लेकिन अगर आप देखें कि उसका जो स्वरूप बाद में सामने आया है, उसमें चीन ने बिल्कुल उसको नहीं माना, जबकि भारत ने उसको माना। ये नेहरू जी के साथ भी अगर आप 52 की बातचीत को देखें, 56 की बातचीत को देखें, 59-57 की बातचीत को देखें, तो कहीं ना कहीं ये जो लगातार फिर उन्होंने 62 में युद्ध करके हमारी कितनी जमीन को उन्होंने हथिया लिया, ये उसके बाद भी सारी की सारी बातचीतों में चीन ने हमेशा धोखा दिया। तो मुझे जो लग रहा है कि अभी विदेश मंत्री जो आ रहे हैं वो निश्चित रूप से किसी न किसी योजना को लेकर के ही आ रहे हैं। 2 वर्ष हो गए, 2 वर्ष में करीब कितनी बातचीत हो गई है, इतनी सारी बातचीत में 15-16 बातचीत हो गई है इन 2 वर्षों में, लेकिन किसी भी बातचीत में जो सहमति बनती है, चीन उस पर बहुत कम, मुश्किल से 10% ही उस पर करता है। वो कह देगा कि हम 10 किलोमीटर पीछे हटेंगे, लेकिन वो 1 ही किलोमीटर हटता है। तो ये जो हमारे साथ विश्वासघात करते रहे, मैं समझता हूँ भारत को इस परिस्थिति में बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अभी इस बातचीत के मुझे 2 ही संभावना दिख रही है, क्योंकि इस तनाव के मौके में, 2 वर्ष के तनाव के मौके में चीन से जो भारत में आयात सामग्री होती है उसमें गिरावट आई है, लगभग 23% की गिरावट आई है। तो कहीं ना कहीं ये जो गिरावट है वो चीन की इकोनॉमी को थोड़ा सा उनको नुकसान जैसा लग रहा होगा। तो मुझे लग रहा है ये जो विदेश मंत्री हैं, तो वो सीमा विवाद पर तो भारत का स्टैंड क्लियर है कि हमको क्या करना है, इसमें तो मुझे कुछ संभावना दिख नहीं रही है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो उनकी भारत में उनका निर्यात और भारत में चीनी सामग्री का आयात जो घट रहा है, मुझे लग रहा है कि इस मामले में कुछ उनकी पेचबंदी करनी थी, कुछ समझा करके, हमको फुसला करके, क्योंकि भारत के लोग सरल हृदय के होते हैं और किसी के फुसलाने में जल्दी आते हैं। मुझे चीन के विदेश मंत्री की ये कोशिश ज्यादा दिखती है। जी बिल्कुल रमेश जी, लेकिन जिस तरीके से चीन अभी देखने को मिल रहा है, अगर यूक्रेन और रूस की अगर बात करें तो ये युद्ध भी लगातार चल रहा है और काफ़ी आक्रामक नतीजे भी निकलकर सामने आए हैं, लेकिन भारत ने जिस विदेश नीति के तहत काम किया है वो काफ़ी सराहनीय है और सभी लोग कहीं ना कहीं इसकी तारीफ कर चुके हैं, क्योंकि भारत ने ना तो वो उसने समर्थन दिया है और ना ही इसका विरोध किया है। तो एक बैलेंस लेकर भारत लगातार यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो चीन क्या इससे डर रहा है कि भारत जिस तरीके से आना चाहिए था, तो भारत से भी मिलकर अब रहना पड़ेगा, नहीं तो चीन को भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, शायद इसलिए नरम रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि चीन जो है वो डर रहा होगा या भारत के रुख से डर रहा होगा। अगर चीन को जरा भी भारत के रुख से डर होता तो वो सीमा पर समझौते के बाद जरूर पीछे न पीछे हट जाता। तो चीन कहीं ना कहीं भारत के रुख से तो बिल्कुल नहीं डर रहा। तो फिर दूसरा, जिस तरीके से उसने खुलेआम चीन ने रूस को सपोर्ट किया,
भारत का सद्भाव रूस के साथ तो है, लेकिन भारत ने ना तो खुला सपोर्ट किया जैसा आपने कहा, ना खुला विरोध किया। तो मैं समझता हूँ इसको लेकर के ये मुझे रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर के चीन के विदेश मंत्री की यात्रा है, इसकी तो मुझे संभावना इसकी कम दिख रही है, क्योंकि इससे भारत के स्टैंड से चीन को कोई इसमें लाभ है ना नुकसान है। फिर चीन उसमें का देश भी है, वो बहुत ज्यादा भाईचारा किसी के साथ नहीं निभाता, वो अपने हितों के लिए बहुत सतर्क रहता है, अपने स्वार्थ के लिए बहुत सतर्क रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि रूस और के मामले को लेकर के हो सकता है, क्योंकि जब बातचीत दो विदेश मंत्रियों की होती है तो उसमें कई विषय आ जाते हैं, तो देखने दिखाने के लिए विषय हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं चीनी विदेश या ये मंत्री की जो यात्रा है वो सीमा विवाद को लेकर के और आयात को लेकर के, इन दो चीजों पर ज्यादा फोकस रहेगा। बिल्कुल। एक और सवाल आपसे रमेश जी, लेकिन जिस तरीके से माना जाए कि चीन का ये दौरा है, 2 साल बाद ये दौरा है, और अगर देखा जाए तो हमारी सीमा विवाद को लेकर लगातार काफ़ी समय से जो है विवाद चलता हुआ नजर आ रहा है। 12 या 13 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, तो भी कोई चीज़ निकल कर सामने नहीं आई है। अब 11 बजे ये जो मीटिंग रखी गई है, जिसमें अजीत डोभाल भी हमारे साथ रहेंगे और उसके बाद में कई और लोग भी यहाँ पर रहेंगे, तो क्या निकल कर सामने आ सकता है इस बातचीत के बाद? देखिए, मोटे तौर पर अगर हम 2 साल पहले की इनकी यात्रा को देखें तो सीमा विवाद इनकी यात्रा के तुरंत बाद शुरू हुआ था। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगा था कि यात्रा से जो सद्भाव बना था उस सद्भाव का उपयोग करना, कई वक्त किसी के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट आ जाए और उस मुस्कुराहट का उपयोग तुरंत जो है षड्यंत्रकारी करते हैं। तो इसी प्रकार ये चीन यही कोशिश करेगा, इस बातचीत में तो जो नतीजा निकलेगा तो वो तो कोई बात नहीं, वो हाँ सबको हाँ कर जाएगा, लेकिन उस हाँ करने के बाद उस पर कितना अमल करेगा ये आने वाले वक्त में दिखेगा। आप इस बातचीत में शाम तक देखेंगे जिसमें खबर यही आने वाली है कि भारत के अजीत डोभाल जी ने या भारत के विदेश मंत्री जी ने ये बात रखी और उस पर सहमति बनी। क्योंकि पिछले भी अगर आप 2.5 साल पहले देखेंगे, 2.25 साल पहले जब आए थे तो जिन मुद्दों पर सहमति बनी थी सीमा को लेकर के, चीन उस पर चले ही नहीं। तो कुल मिलाकर के सहमति बन जाना एक अलग बात है और उस सहमति पर चीन का स्टैंड करना बिल्कुल दूसरी बात है। तो आज की बातचीत के नजर पर तो हमारी नजर हमको रखनी ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा भविष्य में चीन का स्टैंड क्या होता है इस पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद रमेश जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 साल बाद भारत में चीनी नेता आ रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल भी साथ रहेंगे। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच आज सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। चलिए, चौथी बड़ी खबर की ओर करेंगे, जहां पर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल की चिंता। बैठक 26 और 27 मार्च को पचमढ़ी में आयोजित की जा रही है। बैठक के एजेंडे के अनुसार इसमें मध्य प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण योजना और विषयों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में शामिल होने के लिए भोपाल से आज शाम मंत्रिमंडल के 30 सदस्यों का दल पचमढ़ी के लिए रवाना होगा। सभी सदस्य शाम को बस से पचमढ़ी के लिए रवाना होंगे और इससे पहले चिंतन बैठक की तैयारियों को लेकर सरकार के मंत्री विश्वास सारंग आज सुबह पचमढ़ी के लिए रवाना हो चुके हैं। वो वहां की बैठक की तैयारियों का जायजा लेंगे और किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे, इसके लिए शिवराज ने ये जिम्मेदारी मंत्री सारंग को सौंपी है। बैठक 26 मार्च को सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री के संबोधन के साथ शुरू होगी। चिंतन बैठक में दोनों दिन विभिन्न महत्वपूर्ण योजना और विषयों पर सत्र होंगे और प्रदेश सरकार चिंतन बैठक के जरिए मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर मंथन करेगी। पचमढ़ी में शिवराज का चिंतन देखने को मिल रहा है। पचमढ़ी के लिए आज शाम रवाना होगा दल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिना पास के नहीं कर सकेंगे प्रवेश। पचमढ़ी में शिवराज का चिंतन देखने को मिल रहा है। एसपी के साथ 3 ASP 9 STOP भी शामिल रहेंगे। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने पर भी मंथन किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विवेक, आपसे जानना चाहेंगे कि पचमढ़ी में शिवराज का चिंतन जो है वो देखने को मिल रहा है। सामने से ये भी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि कई तरीके की चीजें इसमें हो सकती हैं, क्या कुछ जानकारी? पचमढ़ी में शिवराज का चिंतन देखने को मिल रहा है। आज शाम रवाना होगा दल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
बिना पास के प्रवेश नहीं कर सकेंगे। एसपी के साथ 3 एसपी और 9 एसडीओपी भी संभालेंगे सुरक्षा। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने पर भी मंथन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे, प्राथमिकता वाली योजनाओं पर चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार की चिंतन बैठक का आयोजन आज। पचमढ़ी के लिए आज शाम रवाना होगा दल। बिना पास के नहीं कर सकेंगे प्रवेश। एसपी के साथ 3 एएसपी, 9 एसडीओपी संभालेंगे सुरक्षा। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने पर होगा मंथन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, प्राथमिकता वाली योजनाओं पर भी होगी चर्चा। सरकार की चिंतन बैठक का आयोजन आज। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विवेक, पचमढ़ी में शिवराज का चिंतन देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी अंशुल, मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा जो चिंतन मंथन है वो आज से शुरू हो जाएगा। आज राजधानी भोपाल से 30 लोगों का जो सदस्य जो संगठन है वो पचमढ़ी के लिए निकलेगा। और साथ ही बात की जाए पचमढ़ी की, तो पचमढ़ी में वहाँ पूरे मंत्रिमंडल और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम को रवाना होंगे बस से। और साथ ही बात की जाए, ये 2 दिन तक केवल बैठकें होंगी और बैठकों में लगातार मध्य प्रदेश में किस प्रकार से विकास किया जाए और 2023 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए, इस पर पूरा फोकस रहेगा। क्योंकि बात की जाए कोरोना काल की, तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और पूरे देश में कोरोना काल रहा, उसके बाद से लगातार प्रदेश में किस प्रकार से विकास तेजी से किया जाए, इस पर लगातार प्रदेश सरकार विचार कर रही है। और बात की जाए पचमढ़ी के 2 दिन के सफर की, जिसमें पूरा मंत्रिमंडल रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद रहेंगे मौजूद, 1 to 1 चर्चा करेंगे मंत्रियों से। साथ ही मंत्रियों से चिंतन मंथन है वो भी किया जाएगा कि मध्य प्रदेश में और कौन सी योजना लाएं जिससे आम जनता को फायदा हो और प्रदेश के विकास में तेजी जो गति है वो और कितनी तेज हो पाए। क्योंकि बात की जाए लगातार प्रदेश सरकार की, तो प्रदेश सरकार ने अपना रुख क्लियर कर दिया है कि अब किसी प्रकार की जो ढील जोरी है वो नहीं दी जाएगी। और प्रदेश के विकास के लिए अब प्रदेश सरकार लगातार और अधिक विकास कार्य कैसे किए जाए, इस पर चिंतन मंथन है वो आज शाम से शुरू हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विवेक, और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।